हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर, रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। रसायन विज्ञान के टॉपिकों में आज का हमारा अगला यूनिट है इलेक्ट्रॉन एकक बंध। चलिए समझते हैं इलेक्ट्रॉन एकक बंध क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एकक बंध क्या होता है, इसी टॉपिक पर हमें चर्चा करनी है। इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले एक बार हम आप लोगों को पुनः याद दिलाना चाहते हैं कि हमने सात संयोजक बंध पढ़ा था। वो सात संयोजक बंध क्या होता है, आपको एक बार फिर से समझ लीजिए। सात संयोजक बंध, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सात संयोजक बॉन्ड के विषय में आप लोगों को बताया गया है कि सात संयोजक बॉन्ड क्या होती है। सात संयोजक बॉन्ड में आप लोगों को मैंने बताया है कि जब भी कोई परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु एक दूसरे के साथ एक इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से या कुछ इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन के साझा करने से जब उनके बीच कोई बॉन्ड बनता है तो बनने वाले बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, सात संयोजक बंध कहते हैं। सात संयोजक बंध को ही रिलेट करता हुआ ये हमारा इलेक्ट्रॉन एकक बॉन्ड है, बंध है। इसी बंध को हमें समझना है कि ये क्या होते हैं। चलिए देखिए, इलेक्ट्रॉन एकक बंध के विषय में सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एकक बंध ये कब बनता है, वैसे ये परिभाषा हमें समझना है सगडेन नाम के वैज्ञानिक के मुताबिक। सगडेन नाम के वैज्ञानिक के मुताबिक, तो सगडेन नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन एकक बंध पर एक कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने बताया कि जैसे किसी भी पदार्थ के, किसी भी अणु के परमाणु में जो बाहरी कोश होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती है। बस समझ में, किसी भी परमाणु में या किसी भी तत्व में उसके बाहरी कोश में, बाहरी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। यद्यपि ये परमाणु एक दूसरे के साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके जुड़ सकते हैं। तो जब भी कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से जुड़ेगा तो ऐसे परिस्थिति में उनके बीच बनने वाले सहसंयोजक बंध को ही इलेक्ट्रॉन एकक बंध कहा जाता है। बात समझे, जब भी कोई भी परमाणु एक दूसरे के साथ, किसी दूसरे परमाणु के साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके एक दूसरे से जुड़ेंगे तो उनके बीच बनने वाले सहसंयोजक बंध को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एकक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन एकक बॉन्ड, अब ये जरा हम यहाँ थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे सगडेन के मुताबिक कि इलेक्ट्रॉन एकक बॉन्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए सर, जैसे अगर बात करें PCl5 को लेकर के, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को लेकर के, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में सगडेन के मुताबिक अभी चल रहा है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के मुताबिक, सगडेन के मुताबिक फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में अगर हम देखें तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में जो क्लोरीन होते हैं वो इस प्रकार से जुड़े होते हैं। वो इस क्रम में जुड़ते हैं। अब इस क्रम में आप देख रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा सा आप लोगों को अलग दिखाया गया है। रिप्रेजेंटेशन के तरीके में आप लोग थोड़ा सा चेंजिंग ये देख पा रहे हैं कि हमने दो जगहों पर हाफ एरो, अर्ध तीर शीर्ष के रूप में दिखाया है, बाकी सभी को एक रेखा के द्वारा निरूपित कर दिया गया। ऐसा करने का रीजन जरा समझिए। जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में सगडेन ने ये बताया कि क्लोरीन, जिसके दो मॉलिक्यूल Cl2, ये दोनों मॉलिक्यूल परस्पर एक एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बना करके फास्फोरस के साथ जुड़े होते हैं। तो सगडेन के मुताबिक ये जो दोनों एलिमेंट हैं, इन दोनों एलिमेंटों के बीच बनने वाला जो बॉन्ड है वो बॉन्ड हमारा कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, एकक इलेक्ट्रॉन एकक बॉन्ड कहलाएगा। बात समझ में, इलेक्ट्रॉन एकक बॉन्ड। अच्छा, अब इन्होंने ये बात किस परिस्थिति पर कही, किस बेस
पर कही कि जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में जो दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं ये एक दूसरे के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन के बॉन्डिंग से जुड़े होंगे। शेष जो तीनों इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन है ये कैसे जुड़ेंगे। देखिए ये सारी बातें एक्सपेरिमेंट से, जैसे इसका जब रासायनिक अभिक्रिया आप करोगे, जैसे PCl5 है ना, इस PCl5 को अगर आप गर्म कर दो तो गर्म करने पर आप देखोगे कि ये PCl5 PCl3 प्लस Cl2 में टूट रही है। और Cl2 ये जो दोनों क्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ये जो है इलेक्ट्रॉन एकक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। बात समझ में? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। इस परिस्थिति में यहाँ पे ये क्लोरीन मॉलिक्यूल एक, देखो क्लोरीन के दो परमाणु हैं और दोनों परमाणु एक दूसरे के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करने से जुड़ रहे हैं। अब ऐसे में ये दोनों फास्फोरस के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन के साझा से जुड़ रहे हैं। ऐसे में इन दोनों के बीच बनने वाले बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन एकक बॉन्ड कहेंगे। लेकिन वास्तव में आधुनिक संकल्पना के अनुसार, आधुनिक कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सगडेन का ये लॉ गलत माना जाता है। ठीक, गलत क्यों माना जाता है? देखिए आधुनिक विचारधारा में ये जो PCl5 है, PCl5 एकक इलेक्ट्रॉन बंध की उपस्थिति को स्पष्ट नहीं करता है, उसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। देखिए अब इसमें ये जो अपवाद, थोड़ा इस अपवाद को दूर करने के लिए हम एक नियम समझते हैं, उस नियम का नाम है अधिकतम संयोजकता नियम। चलिए अधिकतम संयोजकता नियम समझेंगे तब इलेक्ट्रॉन, जो सगडेन के मुताबिक हमने इलेक्ट्रॉन बंध पढ़ा, अभी इसमें अंतर समझ में आ जाएगा कि क्या त्रुटि हो सकती है इसमें। चलिए देखिए अधिकतम संयोजकता का नियम। देखिए अधिकतम संयोजकता नियम क्या है? देखिए अधिकतम संयोजकता का जो नियम है इसे सिडविक ने दिया था। किसने दिया था? सिडविक ने। सिडविक ने इस नियम में क्या बताया? इस नियम में सिडविक ने यही बताया था कि जैसे किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 8। तो सिडविक ने ये कहा कि किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 है तो उस परमाणु की, उस तत्व की अधिकतम संयोजकता 4 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है। इससे ज्यादा की संयोजकता नहीं हुई। बात समझ में? इसी को हम लोग अधिकतम संयोजकता का नियम कहते हैं, सिडविक की अधिकतम संयोजकता का नियम कहते हैं। तो इस नियम के मुताबिक देखिए, इस नियम के मुताबिक जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में अणु जो है ये फास्फोरस परमाणु से 5 क्लोरीन परमाणु सामान्य सा संयोजक बॉन्ड के द्वारा सिर्फ ऐसे जुड़े होते हैं, जैसे P हो गया और ये हमारा Cl, सामान्य सा संयोजक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, वो किसी इलेक्ट्रॉन एकक बॉन्डिंग के द्वारा नहीं जुड़े होते हैं। बात समझ में? ठीक है, तो ये था हमारा अधिकतम संयोजकता नियम, जिसे हम लोग सिडविक का अधिकतम संयोजकता का नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, शेष पढ़ते हैं कल।